तो चलो मेंस का कुछ डिस्कशन बचा था, है ना। तो हमने 18 तक कर लिया था, यस। 17 तक। तो चलो पूछ लें किसी को 16, 17, 18 में से कुछ, कोई भी। हाँ। क्वेश्चन 16। यस। जब वो कांटेक्ट लीव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन कंसीडर नहीं करेंगे, दैट्स योर थिंग क्वेश्चन ना। उसने जस्ट ये पूछा हुआ है कि ब्लॉक जब जस्ट कांटेक्ट लीव कर रहा है उसी टाइम पे, तो ब्लॉक जस्ट कांटेक्ट लीव कब करेगा, जब टी एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, mg। तो उस टाइम पे तो नेट फोर्स कितना ही लग रहा है उस ब्लॉक पे, जीरो। तो इसका एक्सेलरेशन जीरो ही आएगा वहां पे। यस। अपार्ट फ्रॉम इट 16, 17, 18 हम वापस पीछे नहीं आएंगे। ओके अभी पूछना है तो बोलिए। नहीं। ओके देन 19, 20, 21, 2, 3, 22। स्पीड पूछा है बेटा उसने, स्पीड ऑफ इमेज, इसलिए मैग्नीट्यूड लिखना होगा सिर्फ। 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5, 6 में से कोई किसी को। जो भी पूछ रहे हैं थोड़ा लाउड पूछे, है ना, ताकि मुझे सुनाई दे। 24। अच्छा इसमें बोल रहे हैं रेन ड्रॉप फॉल्स ऑन पर्सन्स हेड वर्टिकली एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। फोर्स पूछ रहा है। इसने देखो एवरेज फोर्स पूछा हुआ है, क्योंकि क्या क्या पता है मुझे। मुझे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप पता है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 10। अगर आप नीचे माइनस ले लें तो क्या लिखेंगे, -10। अच्छा उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। टकरा के एट द एंड रुकेगी ही सही, और ऐसा होने में टाइम कितना लग रहा है, 0.01। So you can find out average force by two ways, either writing mass into average acceleration or writing final momentum minus initial momentum divided by time taken. So दोनों तरीके से कर सकते हो। मैं लिख दे रहा हूँ इसका फाइनल मोमेंटम m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू वी इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज एवरेज फोर्स। वी फाइनल इज जीरो माइनस m इंटू इनिशियल वेलोसिटीज, मैंने माइनस लगा दिया, डेल्टा टी 0.01। दिस इज योर आंसर बेसिकली। m दिया है कि नहीं दिया, कितना दिया, 5 ग्राम। सो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 3। कैन यू चेक, ये ऊपर जाएगा 10 के पावर +2 हो जाएगा, तो कितना आंसर आ गया, 5 न्यूटन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 29 में। अच्छा फर्स्ट लाइन का मतलब, बसेस प्लाई ऑन ए रूट एट 20 मीटर पर सेकेंड एवरी 10 मिनट्स। प्लाई का मतलब होता है जैसे कि अमरावती से नागपुर के लिए जो बसेस जा रही है, तो मान लो अमरावती का बस स्टैंड, वो एक बस छोड़ देती है, उसके बाद 10 मिनट बाद दूसरी बस छोड़ती है, 10 मिनट बाद तीसरी छोड़ती है, 10 मिनट बाद चौथी छोड़ती है। मतलब हर 10 मिनट के बाद इस सिटी से उस सिटी की तरफ बसेस जा रही है, और उनकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट। और उसी बस स्टैंड से एक कार कितनी स्पीड से चलना चालू करती है, 30 से। तो बोल रहा है भाई कि बसेस तो 10-10 मिनट के गैप पे छूट रही है, पर कार की स्पीड तो ज्यादा है कि नहीं है। तो वो पूछ रहा है कि कार तो ओवरटेक करेगा बसेस को, करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो वो एक बस को ओवरटेक किया, सर उसने अपना t = 0 सेट कर दिया, कितनी देर बाद वो दूसरी बस को ओवरटेक करेगा, फिर कितनी देर बाद वो तीसरी बस को ओवरटेक करेगा, ये पूछ रहा है। आप सोच पा रहे हैं। आप जैसे अगर फोटोग्राफ निकाल लें, मान लो हमारे पास ऐसा हेलीकॉप्टर है और हम काफी ऊपर चले गए, ओके, और आपने एकदम एरियल व्यू का फोटोग्राफ ले लिया जिसमें हाईवे का बहुत बड़ा लेंथ आप कैप्चर कर लिए,
तो आपको क्या दिखेगा, एक बस, फिर गैप, फिर दूसरी बस, फिर गैप, फिर तीसरी बस, दिखेगा कि नहीं? और ये कार, तो कार अभी यहाँ है, फिर दूसरी बस को कार कितनी देर बाद ओवरटेक कर रही है, तीसरी को कितनी देर बाद कर रही है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव ओवरटेक के बीच में कार को कितना टाइम लग रहा है, ये पूछ रहा है वो। क्वेश्चन समझ आया? अरे हाँ है ना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो करना मुश्किल नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी का सिंपल सवाल है ये, करके बताऊं, किसी को डाउट है? बताओ। अरे हाँ है ना, तो अपन क्या सोच लेते हैं, किसी एक के फ्रेम में जाके बैठ जाओ, या तो बस के या कार के, तो एक रुक जाएगा कि नहीं? चलो मैं बस के फ्रेम में चला गया, एक बस के फ्रेम में गया तो क्या सारी बस रुक जाएंगी? हाँ, नहीं समझे? अरे सारे बसेस की वेलोसिटी कितनी है, हमेशा सेम है ना। तो एक बस के फ्रेम में बैठ गया तो मेरी वेलोसिटी बस के इक्वल हो गई, मेरे रिलेटिव सारी बसेस की वेलोसिटी क्या हो गई? आप समझ पा रहे हैं क्या? सो इन फ्रेम ऑफ ए बस, सो बस नंबर 1, लेट्स टेक इट एज बस 1, ये हो गई अपनी बस 2, यहाँ पे रहेगी बस 3, ये सब रुक गई ना फ्रेम में। इनके बीच में गैप कितना रहेगा? एक्चुअली बस 2 ऑलरेडी लीड ले चुकी है, कितने टाइम की? 10 मिनट्स की। पता कर लो 10 मिनट्स में वो बस ग्राउंड फ्रेम में कितना चल चुकी होगी। अरे हाँ है ना, ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गए ना, रोड पे पोल्स लगे हुए हैं, ऐसे किलोमीटर वाले छोटे छोटे खंबे लगे होते हैं हाईवे के साइड में, बिल्कुल वैसे ही बसेज हो गई कि कांस्टेंट गैप पे बसेस खड़ी हुई है और कार चल रही है, पर कार की स्पीड 30 नहीं दिखेगी, कितनी दिखेगी? 10। अरे अब समझ में आ रहा है क्या? तो दो पर्टिकुलर पोल्स को बस कितनी देर में क्रॉस करेगी? अब मेरी कार यहाँ पे है, सो दिस इज कार, सो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस कितनी आ गई? 10 आ गई ना। तो t इक्वल टू 0 पे वो इसके सामने है, ये गैप निकाल सकते हैं अपन, कितना आएगा? 20 इंटू 20 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? अच्छा 10 मिनट है क्या? 10 मिनट मतलब 600 सेकंड, तो कितना हो गया है? 12,000, 12,000 मीटर, यस और नो? 12,000 मीटर कितने स्पीड से क्रॉस करना है उसे? 10 से। कितना टाइम लगेगा 12,000 मीटर क्रॉस करने में? यहाँ कार कितनी देर बाद पहुंचेगी? 12,000 डिवाइडेड बाय 10, 1200 सेकेंड। 1200 सेकेंड मतलब मिनट में निकालो तो 20 मिनट। अरे हाँ है ना, और वही 20 मिनट बाद वो किस बस को क्रॉस करेगी? तो थर्ड बस को, वही 20 मिनट बाद फिर फोर्थ बस को। तो क्वेश्चन एकदम आसान था, सिंपल था, पर अच्छा भी है। रिवाइज करते रहना चाहिए, ऐसी चीजें भूल जाते हैं हम। 29, 30 हो गया, ठीक है। तो चलो फिर अपन चलते हैं पेपर 1 मेजर टेस्ट 2। यस चलेगा, बस आई नीड कि तुम्हें अपने डाउट्स बताओ। तो एडवांस पेपर 1 ऑनलाइन ऑफलाइन में एक जैसा ही था, उसमें कोई करेक्शन नहीं है, ठीक है, जिन्होंने ऑनलाइन भी दिया था। और पेपर 2 में 3 सवाल का करेक्शन है। खैर, पेपर 1 का पहला किसी को डाउट है? दूसरा, तीसरा, थर्ड में 2 ब्लॉक दिए हैं ए एंड बी, बोल रहा है कि एक स्मूथ सरफेस पर रखे हुए हैं और 2 हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एंड 2F इन पे अप्लाई कर दिए हैं। ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ऑन ब्लॉक बी, ऐसा हाल समझ लेते हैं अपन। तो उसने तो अभी मुझे कंडीशन दे दी कि ये दोनों एक दूसरे पे स्लिप, बोलो, नहीं कर रहे। अरे हाँ है ना, अरे हम थोड़ा क्या बात है, आज खाना वाना खा के आए हैं? मतलब कुछ खा के आए हैं? नहीं आए हैं, रात में खाया था पक्का? हाँ, तो अभी तो एनर्जी देना चाहिए ना उसे, सोने में कहाँ गया वो, है ना? तो कमान, ये हम खुद कर सकते हैं, जस्ट बी हियर। नाचने का मन तो नहीं कर रहा है? अभी ना हर दिन ऐसे बैंड बजते हुए दिखेंगे आपको, शादियों का सीजन चालू हो गया। एफ एंड 2F, ऑलराइट, दे आर बिहेविंग लाइक ए रिजिड बॉडी, तो ये जिधर भी जाएंगे साथ ही जाएंगे। तो पहले इनका सिस्टम का फ्री बॉडी बना के एक्सेलरेशंस देख लेते हैं कि नहीं। सी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ऐसे, एक रॉड है, रॉड को हम फोर्स लगा रहे हैं और पूछते हैं कि भाई किसी भी पॉइंट पे टेंशन कितनी है रॉड में। तो क्या करते हैं, पहले कंप्लीट रॉड एज ए सिस्टम
फ्री बॉडी बना के उसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, फिर जहां टेंशन फाइंड करनी है वहां से उसे तोड़ देते हैं, किसी भी एक हिस्से का फ्री बॉडी बना लेते हैं और फिर F इक्वल टू एम उस पर लगा देते हैं। ऐसे ही करते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे करना है। तो इसे सिस्टम मान लो, नीचे कितना फोर्स लगेगा बोलो, टोटल 2 mg, और वैसे ही कुछ नॉर्मल लगेगा यहाँ से, बाकी सारे फोर्सेस इंटरनल हो गए। तो बताओ ये इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो बोलो क्या लिखोगे आप, 2F माइनस एफ इक्वल टू 2ma। तो a कितना आ गया आपके पास, F बाय 2m, पक्का। अब हमें फाइंड क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक। उसके लिए आपको किसी भी ब्लॉक का क्या बना लेना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम, बिकॉज नॉर्मल इज इंटरनल हियर, या सुनो। सो चलिए किसी का भी बना लेते हैं, ए बी किसका बनाओ बोलो, बी का बना है, ए का तो सोल्यूशन में बना ही हुआ है शायद उसने, चलो बी का बना दिया। तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? जी नहीं। ये बी पे 2F लग रहा है, अभी भी लगेगा, यस। क्या F भी लगाओगे बी पे? आवाज नहीं आ रही है, पक्का नहीं, क्योंकि F लग ही नहीं रहा उस पर। अब बी पे और कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फ्रॉम ए, दिस इज नॉर्मल ऑन बी बाय ए, इसे n बोल देते हैं, यही हमें फाइंड करना है, ओके। साथ में यहाँ पे इसका खुद का क्या लग रहा होगा, mg, और यहाँ पे इसका नॉर्मल n01 लग रहा होगा, हाँ है ना। क्या फाइंड करना है बोलो, व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, नॉर्मल। नॉर्मल का आप रिजोल्यूशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकता है? n एंगल पता है क्या अपने को, 30 डिग्रीज। क्या आएगा अपने पास बोलो, ये 30 ना, हाँ उसे नीचे एक्सटेंड कर देंगे तो अपने को दिखेगा ये 90, ये कितना आ जाएगा 60, तो ये 60 या फिर ये 30, जैसे भी लिख लो। तो n cos 60 मतलब, और ये इसके पास एक्सेलरेशन है क्या? अच्छा अगर ये इक्विलिब्रियम में होते तो क्या लिखते हैं, n/2 शुड बी इक्वल टू 2m, पर ये क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट, तो क्या लिख देंगे, 2f माइनस इक्वल टू ma, m से m, so 2f minus n/2 equal to f/2, so n/2 equal to 2f minus f/2 मतलब 3f/2, 2 से 2 कैंसिल, so n की वैल्यू कितनी आ गई, 3f। क्या दिया है n का वैल्यू, 3f, 4 5 6 6, 4 5 में किसी को दिक्कत तो नहीं है, 4th हो गया सबसे। What will be the friction acting between A and B? 0. Tell me why. अच्छा इस सिस्टम का फ्री बॉडी बनाया, अच्छा कोई कुछ कहना चाहता है पहले, जिस हाँ किसमें, फ्रिक्शन ऑन B ड्यू टू A इन इक्विलिब्रियम। अच्छा ये मोर देन वन टाइप है या फिर सिंगल करेक्ट में आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर ढूंढना है, ठीक है। पहले अपन समझ लेते हैं, ए और बी हमने एक फोर्स F लगाया हुआ है कि नहीं, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, सोच ले। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपका F, और ये नॉर्मल। मैंने अभी क्या बनाया है, फ्री बॉडी ऑफ सिस्टम, हाँ है ना। अब इस सिस्टम पे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक ये, और कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, इनका वेट हो रहा है कि नहीं, जो भी होगा भाई मास ऑफ ए इंटू जी प्लस मास ऑफ बी इंटू जी, हाँ है ना। अब इस सिस्टम को देखते हुए मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा कि दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या इसे एक्सेलरेट करना चाहिए सिस्टम को, अरे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेविटी में ही गिरेगा, पर मैं एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं, क्या लिखूंगा मैं, मास ऑफ ए इंटू जी प्लस मास ऑफ बी इंटू जी इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। ऐसे ही लिखोगे कि नहीं,
अच्छा, अब ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे बना दी। क्या मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि ए इक्वल टू ए बी होगा? बोलो कैसे? ग्रेविटी में गिरेगा का क्या सेंस है? दोनों का एक्सेलरेशन जी आएगा। क्यों? दोनों के बीच में फ्रिक्शन है इसलिए एक्सेलरेशन जी आएगा। इसलिए साथ में गिरेंगे। क्यों स्लिप नहीं कर सकते वो? नहीं, दोनों के पास सेम एक्सेलरेशन क्यों होगा, यही तो पूछ रहा हूं मैं। ऐसा? और किसी को कुछ लग रहा है? ठीक है, अब इन दोनों के बीच की फ्रिक्शन की बात आती है, यस और नो? अब सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन विल ट्राई इट्स बेस्ट कि ये दोनों स्लिप ना करें, यस और नो? अगर फ्रिक्शन चाहता है कि ये दोनों स्लिप ना करे, तो ध्यान से सुनना, अगर इस फ्रिक्शन यहां एक्ट हो गया, मान लो कैसे भी एक्ट हो गया कि इस पे किधर लग गया, नीचे, और इस पे किधर लग गया, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो जी से ज्यादा हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन जी से कम हो जाएगा। मतलब फ्रिक्शन इटसेल्फ इज बिकमिंग कॉज ऑफ स्लिपिंग हियर, अगर वो एक्ट हो गया तो। लॉजिक समझ आ रहा है? उल्टा केस भी ले लो आप, अगर इधर नीचे और इधर, तब भी इनके एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगे? डिफरेंट। अब फ्रिक्शन एक्ट ना करे, थोड़ी देर के लिए सोचो, जैसे फ्रिक्शन एक्ट ना करे तो फिर दोनों के एक्सेलरेशन क्या आएंगे? क्या आएंगे? जी आएंगे। दोनों के एक्सेलरेशन सेम रहेंगे, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो दोनों की वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे सेम रहेगी, तो उनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। यस, इसीलिए इनके बीच में फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। तो ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन कितना आ रहा होगा यहाँ पे? जीरो। फ्रिक्शन एक्ट कर सकता था या नहीं? सरफेसेस रफ थी, नॉर्मल भी अवेलेबल है। इज नॉर्मल जीरो? इज नॉर्मल जीरो? नो। एंड नॉट किसके इक्वल होगा? एफ के। सो देयर इज ए नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स, यानी कांटेक्ट भी स्टैब्लिश्ड है, फ्रिक्शन अवेलेबल भी है, पर फ्रिक्शन एक्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि कोई रिलेटिव मोशन का अटेम्प्ट ही नहीं हो रहा है। अगर फ्रिक्शन एक्ट हो जाएगा तो क्या होने लगेगी? रिलेटिव मोशन होने लगेगी। यस, तो यहां पे दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे फिर कि ये सिस्टम किस में नहीं रह सकता? इक्विलिब्रियम में। और बी और ए के बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है वो कितना आएगा? जीरो। ये दोनों आइडेंटिकली करेक्ट ऑप्शन है। अभी क्वेश्चन था तो सिंगल करेक्ट है ना, फिर इसके पास देखते हैं मुंबई से क्या करते हैं वो लोग, बट लॉजिकली दोनों ऑप्शन सही हैं, चेन्नई एज वेल एज दिल्ली। आपको समझ आ रहा है क्या? सी, जो सही है वो सही है, आप डिनाई नहीं कर सकते। इज दिस ओके और नॉट? ऑलराइट, अगर यहां भी फ्रिक्शन होता, ये वॉल भी रफ होती, कौन सी वाली? आई मीन वॉल एंड ए के बीच में फ्रिक्शन होता, तो क्या होता बोलो? वो फ्रिक्शन पक्का ए पे किधर लगता? ऊपर। मान लो F1 लगता कि नहीं लगता? इसका एक्सेलरेशन पक्का जी से क्या आ जाता? कम आ जाता, हाँ या ना? और इसका एक्सेलरेशन, अगर यहां फ्रिक्शन जीरो मान लो थोड़ी देर के लिए, तो इसका एक्सेलरेशन क्या ही रहता? जी रहता। तो इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी किधर आती? नीचे। तो फिर इस पर फ्रिक्शन किधर एक्ट होता और इस पर फ्रिक्शन किधर एक्ट होता? आपको आंसर समझ आ रहा है? अगर यहां फ्रिक्शन रहा होता तो फिर बॉल का फ्रिक्शन ए पे ऊपर लगता, बी का फ्रिक्शन ए पे नीचे लगता, ए का फ्रिक्शन बी पे ऊपर लगता। लॉजिक समझ आया? ठीक है, फिलहाल इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना आएगा? जीरो। एज वेल एज ये सिस्टम किस में नहीं होगा? इक्विलिब्रियम। तो जिन्होंने सी आंसर भी किया है या डी किया है वो दोनों सही हो गया। सिक्स्थ, सिक्स्थ, सिक्स्थ बड़ा ही प्यारा सवाल है, कुछ करना ही नहीं है उसमें।
मतलब कुछ करने बैठोगे तो उलझ जाओगे। इसमें सिर्फ आपको देखना है कि क्या आंसर नहीं हो सकता। देखना चालू करें। वैसे उसने सोल्यूशन में लॉजिक लिख दिया है, पर मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। लेंस रखा है, उसके सामने पीछे क्या रखा हुआ है? मिरर। सबसे पहले लेंस इमेज बनाएगा, हाँ या ना? लेंस किधर इमेज बनाएगा बोलो? ये ऑब्जेक्ट किसके बीच में रखी हुई है? एफ के पीछे रखी हुई है। हो सकता है एफ टू एफ के बीच में रखी हो, या हो सकता है टू एफ के पीछे रखी हो। इन बोथ द केसेस इमेज एफ के पीछे ही बननी है, हाँ या ना? वैसे डायग्राम में धुंधला सा दिख रहा है कि वो कॉन्वेक्स लेंस है। हालांकि उसे लिखना चाहिए, आंसर उसी लॉजिक पे आएगा वो। अच्छा, ये मानते हुए कि वो लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स हम सोच रहे हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी? सी पे? जरूरी नहीं है, मतलब हाँ उस साइड बनेगी, उस साइड बनेगी, या सुनो। प्लेन मिरर के लिए कैसी ऑब्जेक्ट हो गई है? वर्चुअल। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाता है प्लेन मिरर? रियल। तो जो इमेज है वो मिरर के सामने बनेगी, उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड में बनेगी। और मिरर के सामने एक ही लोकेशन दी गई है मुझे, डी। आपको लॉजिक समझ आ रहा है क्या? सो दिस इज द क्वेश्चन। मतलब इसमें कोई इक्वेशंस वगैरह फॉर्म करने की जरूरत, हाँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि लेंस कौन सा है, नहीं तो आंसर पलट जाएगा, बदल जाएगा। ओके, तो हालांकि डायग्राम बनाया तो है, पर थोड़ा इतना क्लियर नहीं है कि लेंस कौन सा है, पर दिख रहा है कॉन्वेक्स है। सेवेंथ, एट्थ पेपर सीखने के लिए होते हैं, ठीक है? सेवेंथ का सी। ए बोट इज बीइंग टोड। टो मतलब समझते हैं? टो तो समझते हैं, जैसे गाड़ियां खराब हो जाती हैं तो उनको टो कर लेते हैं, यस और नो? तो एक रस्सी बांध दिया नाव से, और रस्सी को कोई खींच रहा है, तो उस रस्सी में टेंशन कितनी है बोलो? एक अच्छा, टेंशन दी हुई है 6 किलो न्यूटन, यस, 6,000 न्यूटन। और वो बोट एक कांस्टेंट स्पीड से खींची जा रही है, वो स्पीड कितनी है? 20। तो बताओ पावर कितनी डिलीवर हो रही होगी? एफ डॉट वी। वी कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है ना। यू में आस्क ये कैसे पॉसिबल है? फोर्स है और वेलोसिटी कांस्टेंट है। अरे मेरा सवाल नहीं समझे। मेरा क्वेश्चन ये है कि बोट को कांस्टेंट फोर्स से खींच रहा है, कितना फोर्स है? 6,000 न्यूटन। और बोल रहे हैं वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बदलनी चाहिए ना, फिर कांस्टेंट कैसे है? एग्जैक्टली exactly, ये सिर्फ एक फोर्स है और एक्सेलरेशन नेट फोर्स पर डिपेंड करता है। आप समझ पा रहे हैं क्या? पानी का जो ड्रैग फोर्स आ रहा होगा वो पीछे बराबर इतना ही आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा? 6,000 न्यूटन। मिलकर नेट फोर्स कितना है? 0। इसलिए एक्सेलरेशन 0 है। जितनी पावर जो टोइंग फोर्स है वो डिलीवर कर रहा है, उतनी ही पावर निगेटिव में कौन दे रहा है? ड्रैग फोर्स ऑफ वाटर। आप समझ पा रहे हैं? और उसने सिर्फ किसकी पावर पूछी है? देखो, पावर सप्लाई टू द बोट बाय द टोइंग फोर्स कितनी है आपकी? सप्लाई तो टोइंग फोर्स ही कर रहा है, 120 किलोवाट। क्लियर है? थोड़ा फास्ट पूछेंगे ताकि हम सेंटर ऑफ मास भी पढ़ पाए। 8, 9, 10। 8 का सी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है। 8 का आंसर आगरा, चेन्नई, दिल्ली है। अब किसी को डाउट है तो जरूर पूछ सकते हो। दिल्ली में डाउट है, चेन्नई में भी डाउट है। ऑल राइट। अच्छा, ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच अ वे दैट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रिमेन्स फिक्स्ड। ओके, जस्ट सी हियर, ध्यान इधर तो आपको समझ जाएगा। और मैं कुछ पूछ रहा हूं, ये एक रॉड है, ठीक है? ये मान लो नेल है, आप समझ रहे हैं? इसमें मैंने ऐसा थ्रू ऐसा होल कर दिया, सर नेल है ये। ओके, अब मैं इसको इस तरीके से पकड़ रहा हूं, आप सोच लीजिए कि नेल लगी हुई है। रॉड यहाँ पे है, छोड़ दिया मैंने इसको यहां से, तो ऐसे गिरेगी। देख रहे हैं ग्रेविटी कुछ वर्क कर रहा है? हाँ, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है। बदल रही है कि नहीं बदल रही है? जो नॉर्मल लगा रहा है, मेरी उंगलियां जो नॉर्मल लगा रही है इसके ऊपर, वो नॉर्मल कोई वर्क कर रहा है क्या इस पे? मैं भी फोर्स लगा रहा हूं कि नहीं? यहाँ पे नेल से लटका हुआ है, नेल कुछ फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा? वो फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है?
बॉडी डिस्प्लेस हो रही है कि नहीं हो रही है? अलग अलग पॉइंट्स तो डिस्प्लेस हो ही रहे हैं ना, पर जहां मैं फोर्स लगा रहा हूं वो पॉइंट डिस्प्लेस, तो मेरे फोर्स का वर्क कितना आएगा? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये बात दिमाग में बिठा लो कि कोई भी फोर्स वर्क तभी कर सकता है जब उस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या करे, मूव करे अलोंग विद द ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, चेन्नई, चेन्नई में क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। अब बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इस रॉड पे मैंने एक धागा बांध दिया इस तरीके से। अब सोच रहे हैं, मान लो इधर एक धागा बना हुआ है, ऐसे अपन बांध देते हैं, है ना? और इस रॉड को मैंने पकड़ लिया, फिक्स कर दिया, और ये धागा ऐसे फिसलता हुआ जा रहा है, तो क्या ये धागा इस रॉड पे कोई वर्क कर रहा होगा? नहीं। अरे धागे की टेंशन की बात कर रहा हूँ, फ्रिक्शन की नहीं। वो फोर्स तो अलग हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? पक्का समझ रहे हैं? ठीक है। तो अगर ये इसको फिसलता हुआ जा रहा है तो इसका टेंशन कोई वर्क नहीं कर रहा है, हालांकि अपेरेंटली लग रहा है कि टेंशन जहां एक्ट हो रहा है वो पॉइंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं? पर ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, फोर्स का ही वो पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है। सिर्फ कॉमन सेंस चेक करना चाह रहा है, एचसीबी ऑब्जेक्टिव में भी है ये क्वेश्चन, पर शायद हमने वर्क का एचसीबी डिस्कस नहीं किया है क्या? ऑब्जेक्टिव्स नहीं किए हैं शायद। एक्सरसाइज के भी कुछ सवाल बचे हैं। हाँ, वैसे ये वहीं से उन्होंने उठा के पूछ लिया, एचसीबी का ही सवाल है। ठीक है, लेकिन अच्छा है, लोग कंफ्यूज हो जाता है। अभी समझ में आ रहा है? वर्क सिर्फ तभी होगा जब फोर्स अप्लाई हो रहा हो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर ना हो, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, डिस्प्लेस। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑन ऑब्जेक्ट यानी जिस ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वो पॉइंट क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट डिस्प्लेस होना चाहिए। वर्चुअली फोर्स की लाइन ही ड्रैग हो रही है, उससे वर्क नहीं होता। आप समझ रहे हैं क्या? तो यहाँ तीनों ऑप्शन सही हैं उसके। अच्छा, बॉम्बे तो समझ आ रहा था। ओके, वैसे उसने एक्सप्लेनेशन में चेन्नई भी लिखा है, लिखा है ना एक्सप्लेनेशन में। हाँ खैर, आंसर लेकिन उसका चेन्नई भी है, ACD। 9th एंड 10th हो गए, 11th 12th। 11th 12th में किसी को कोई डाउट है? 9th थोड़ा फास्ट पूछ लीजिए, अच्छा रहेगा। 9th, अरे 9th बड़ा प्यारा सवाल है। 9th पढ़ा हुआ है, किस किस को डाउट है 9th में? हाथ ऊपर, जिनको डाउट नहीं है वो बता सकते हैं, पूछ लूं मैं उनसे? हाँ तो अभी ज्यादा हाथ ऊपर हो जाएंगे, है ना? एकदम बेईमान लोग एकदम, है ना? सो ओके, क्वेश्चन पढ़ा हुआ है पक्का? चलो, तुम्हें पता करना है कि मेरे ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। कितने रास्ते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन से निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, बोला आया ना? या फिर क्या करना पड़ेगा उसे, मेरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, मेरे ऊपर ऑल पॉसिबल फोर्सेस जो भी एक्ट हो रहे होंगे बाहर से वो सब ड्रॉ करके सोचना पड़ेगा, हाँ या ना? कौन सा ज्यादा बेहतर तरीका है? अरे मुझे अगर ये पता करना है कि कोई व्यक्ति करप्शन से पैसा कमा रहा है नहीं कमा रहा है, उसका ज्यादा अच्छा तरीका उसके सारे खजाने ढूंढना है या फिर उसके एक्सपेंसेस पर नजर रखना है? एक्सपेंसेस पर नजर रखना है। अरे हाँ है ना? अगर वो जरूरत, अच्छा अगर वो जरूरत से ज्यादा खर्चा कर ही नहीं रहा है तो ले लेने, तो कागज गाड़ देगा जमीन में, एक दिन बाद खराब हो जाएंगे, क्या फायदा है? आप समझ रहे हैं? हाँ, अगर उससे कहीं फंडिंग हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो बहुत गरीब संस्था है और इसके पास अचानक ढेर सारा पैसा आ गया, तो मैं इससे पूछूंगा कि कहां से आया। आप सोच रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही आप उसके हर फोर्स से जाके पूछोगे फिर नेट फोर्स निकालोगे, तो ये ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है। ज्यादा अच्छा मेथड क्या है? लुक एट द एक्सेलरेशन, इज इट एक्सेलरेटिंग? इफ यस, डेफिनेटली देयर इज अ नेट फोर्स, हाँ या ना? नाउ यू टेल मी, इन आउट ऑफ दीज इंटरवल्स डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, किस किस इंटरवल में वो एक्सेलरेट कर रहा है? T1 एंड T3 में, और T2 में वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय सीट ऑन द मैन, मैन और कहीं किसी को नहीं पकड़ा है, सिर्फ बैठा हुआ है, यस और नो? तो आप खुद सोचिए कि भाई इसके ऊपर
फोर्स कौन कौन से आ रहे होंगे? एक तो इसका क्या लग रहा होगा, मैं मान के चल रहा हूँ उसने पैर भी नहीं रखे बाइक के जो स्टैंड रहता है उस पर, उसने वो भी हवा में लटका रखे हैं, ठीक है, सिर्फ सीट पे ही उसका कांटेक्ट है, mg। और क्या आ रहा होगा? जब ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो नॉर्मल किसके इक्वल होगा? जब ये एक्सेलरेट कर रहा होगा आगे की तरफ तो आगे इस पे क्या आएगा? हाँ हाँ, फ्रिक्शन लगाने पड़ेगा ना सीट को, नहीं तो वो वही रह जाएगा, सीट निकल जाएगी आगे। अरे है ना। और अगर बाइक ने ब्रेक लगाया तो फ्रिक्शन किधर आएगा? ब्रेक लगाया तो फिर इधर एक्सेलरेट करेगा ये, बाइक हमेशा राइट में ही जा रही है, ओके। और फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये आगे निकल जाएगा और सीट पीछे रह जाएगी। ऐसा ही तो होता है, ब्रेक लगाया तो हम आगे फिसलते हैं और एक्सेलरेट किया तो कहाँ जाते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब जो सीट है वो कौन कौन से फोर्स लगा रही है? कॉन्टैक्ट फोर्स। और कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। जब वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तब सीट सिर्फ नॉर्मल लगा रही है, और जब एक्सेलरेट कर रहा है तो सीट नॉर्मल एंड फ्रिक्शन दोनों लगा रही है। तो क्या आप पता कर सकते हैं सीट कब कितना फोर्स लगा रही होगी? हाँ या ना? तो डेल्टा T2 में सिर्फ mg लगा रही होगी, और डेल्टा T1 और डेल्टा T3 में mg का होल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर का होल रूट लगा रही होगी, एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का रूट, नेट कांटेक्ट फोर्स। हाँ या ना? क्या ये टफ क्वेश्चन था? देखिए किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं आईआईटी कोई ऐसा रॉकेट साइंस पूछता है, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए इसमें कम ही क्वेश्चन है जो सीधे फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं, पर क्वेश्चन टफ नहीं है। आपको अंडरस्टैंडिंग टर्म्स का पूरा समझ होनी चाहिए। हाँ आपने इसमें बोला कि उसके पैर ऊपर रहेंगे, अगर अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि पैर नीचे टच हो रहे तो उससे कुछ फर्क पड़ता था कि? जी हाँ पढ़ता था, उसने सीट स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया ना। हाँ, वो ऐसा भी तो कर सकता था अपना पूरा पीछे वाला हिस्सा ऊपर ही उठा लेता, पूरा लोड किस पे ले लेता वो? पैर पे नीचे जो स्टैंड है उन पे, फिर सीट कितना फोर्स लगाती? आप सोच रहे हैं? लेकिन सर बिहेवियर तो जैसे सीट पे वैसे ही पैर के स्टैंड पे भी रहेगा। हाँ तो फिर लेकिन उसने स्पेसिफिकली क्या पूछा? फोर्स एक्सर्टेड बाय सीट। फिर उस डिफरेंस क्या होगा, मतलब ओवरऑल बाइक में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर मैं पूछूं फोर्स एक्सर्टेड बाई बाइक ऑन द पर्सन, तो वो सीट पे बैठा हो या स्टैंड पे खड़ा हो, बाइक कुल मिला के इतना ही फोर्स लगाएगी, ठीक है। 9th 10th अच्छा, यू आर हैविंग दैट डाउट। अब देखो ऐसे केस में उसने जब प्लस माइनस कुछ नहीं बताया तो डेफिनेटली वो आपसे फिर क्या पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड। अच्छा उसने लिख दिया क्या? देन यू आर करेक्ट। अगर उसने मेंशन कर दिया है राइट एज पॉजिटिव तो डेफिनेटली लेफ्ट क्या लेना पड़ेगा उसे? नेगेटिव। देन दे आर एट फॉल्ट। अरे हाँ है ना। आंसर में कहा? अरे वो तो सोल्यूशन में एरो दिखाया है, ऑप्शन में कहा एरो दिखाया है। लेकिन हाँ नहीं, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि एक्सेलरेशन ऑफ बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्ट आएगा, तो उसे लिखूंगा कैसे मैं? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है कि राइट को क्या लेना है? पॉजिटिव। एंड दैट वे इसका आंसर बॉम्बे नहीं आएगा। टिक कर दिया वो ठीक है, लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने राइट पॉजिटिव लिखा हुआ है। एक्चुअली जिसने क्वेश्चन बनाया है ना उसके भी ध्यान से निकल गया कि उसने क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, टेक राइट एज पॉजिटिव। तो आंसर की बनाते टाइम उसने आंसर क्या लिख दिया? ABC। बट बीइंग ए स्टूडेंट यू शुड बी वेरी केयरफुल कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्योंकि इसका आंसर क्या ही होगा? AC ही होगा, ओके। ऐसी गलतियों से भी बचें। हाँ उसने अगर कुछ मेंशन नहीं किया होता तो फिर आंसर क्या हो जाता? ABC। क्योंकि जब मैं ए को पॉजिटिव ले सकता हूं तो मेरी चॉइस थी वो, है ना। तो फिर किसी और की चॉइस हो सकती है कि उसने बी को क्या लिया होगा? पॉजिटिव। इसीलिए फिर दोनों की चॉइस हटा के मैग्नीट्यूड आंसर किया जाएगा। 11th 12th 13th 14th 15th नंबर 15th।
इसमें सब सिंगल डिजिट में ऐसे अप्रॉक्स में आ रहा है। तो इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है क्या? देखो अगर 4.04 आता है तो 4.04 ही मैं फिल करूंगा, क्योंकि इसमें डेसिमल के लिए मुझे बोला गया फिल करने को। पर मुझे एग्जैक्टली सॉल्व करना होगा। उसने जी दिया है 32, क्या आपने जी 32 यूज किया? करो, क्योंकि अगर 4.04 आ रहा है तो आंसर क्या ही होगा? नहीं चलता, अप्रोक्सीमेट इंटीजर टाइप में चलता है। जैसे अगर ये इंटीजर टाइप होता और आंसर 4.04 होता तो वहां राउंड ऑफ करना पड़ता है, जो राउंड ऑफ के रूल थे सिग्निफिकेंट डिजिट्स के। अरे हाँ है ना। पर जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, यहाँ आपको ऑलरेडी फ्रीडम है कि आप डेसिमल के 2 प्लेस तक लिख रहे हैं, तो जो आ रहा है वो लिखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर और नॉट? सो जस्ट क्रॉस चेक द कैलकुलेशन इफ यू स्टिल गेट। मेरे पास एक बार आइए, मैं भी करके देख लूंगा, अगर रहेगा तो आंसर चेंज कर दिया जाएगा। 4.04 की जगह पे सपोज एक आधा 4.05 भी लिख दिया तो। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसा है, देखो कंप्यूटर चेक करता है ये एग्जाम, मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ, इंसान चेक नहीं करता। ठीक है, और कंप्यूटर के लिए 4.04 और 4.05 दो अलग अलग आंसर्स हैं, और वो इन दोनों को करेक्ट रीड नहीं करेगा। तो जब इतने सेंसिटिव आंसर रहते हैं तो वो बहुत क्लियर मेंशन करते हैं कि आप इसको ये लीजिए, इसको ये लीजिए। तो फिर एग्जैक्टली कैलकुलेशन करिए आप। जैसे आपका आंसर आ रहा है 4.0489, इसको आप सिग्निफिकेंट डिजिट का रूल लगाइए और राउंड ऑफ करिए अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस और उसे फिल करिए। अब मैं ये भी नहीं कहता कि 2 ही डेसिमल प्लेस तक पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना होता है हमें। कभी कभार वो 3 डेसिमल तक भी पूछ लेता है, कभी 2 तक ही पूछते हैं। ओके, तो ये माइंडसेट लेके नहीं जाना है पेपर में कि कितना क्या 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 पूछा जाता है। आपको वहां इंस्ट्रक्शन पढ़नी है उस सेक्शन की प्रॉपरली, टेंशन में नहीं, आराम से पढ़नी चाहिए कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव मार्किंग है, आंसर करने का स्टाइल क्या है, पूरा समझ लिया अच्छे से, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो। नहीं क्या फायदा है? यस और नो? सो इसको वापस सॉल्व करिए, बताइए मुझे आंसर एग्जैक्टली क्या आता है। 15th पूछना है तुम्हें, 15th में क्या परेशानी आ रही है बताइए। देखो उसने क्या बोला है कि नीचे वाली सीढ़ी तक आ जाए वो, तो क्या मुझे नीचे वाली सीढ़ी तक इंश्योर करना चाहिए या उससे पहले वाली सीढ़ी के कॉर्नर तक? क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि कितनी सीढ़ियां हैं इसमें, 3 ना, तो ठीक बनाया है मैंने, यहां से मैंने थ्रो किया, देखो ये भी नीचे आ गया, पर क्या है मिनिमम स्पीड है नीचे लाने के लिए, और कम किया, और कम किया, जस्ट टच कर रहा है, और कम किया तो कौन सी सीढ़ी पे ही गिर जाएगा वो, दूसरी सीढ़ी पे। हाइट भी कम लेनी पड़ी, मतलब अपेरेंटली 3 सीढ़ियां हैं, पर मुझे सिर्फ दूसरी सीढ़ी के एंड तक पहुंचाना है, और बोलूंगा इससे जस्ट ज्यादा स्पीड कर दो तो कहां पहुंच जाएगा वो, नीचे पहुंच जाएगा। ओके, 16th 17th 18th 19th, अच्छा 19 तो है ही नहीं, 18th तक कोई भी सवाल किसी को पूछना है पेपर 1 में। हाँ तो मैं करेक्शन बता दूं, अभी जो किया है हमने, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर ए सी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8th का आंसर ए सी डी रहेगा, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर सी एंड डी दोनों सही है, आपने कोई भी किया होगा तो चलेगा, ठीक है, सिंगल करेक्ट है वो, तो इसमें से हमने एक भी अगर मार्क किया है तो करेक्ट रीड किया जाएगा। इज दिस क्लियर? किसी को कोई आपत्ति इसमें? ठीक है, तो चलो अभी हम सेंटर ऑफ मास पढ़ लेते हैं। एंड वन थिंग, मेजर टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका रियल टास्क चालू होता है। एनालाइज करिए आपके कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए हैं, किस पोर्शन से ज्यादा गलत हुए हैं। सपोज फ्रिक्शन गलत हुआ है, या मेरा काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल गलत हुआ है, तो इट्स इमीडिएट नीड कि आप वो पोर्शन रिवाइज करिए, क्वेश्चन समझिए, फिर आगे बढ़िए। इज दैट ओके और नॉट? सबसे बुरी हालत तो उनकी होनी है जिन्होंने टेस्ट ही नहीं दिया,
उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें क्या आता है। चलो, सेंटर ऑफ मास। तो लिखिए, चलिए सेंटर ऑफ मास के बारे में लिखते हैं अपन। लिखिए, इट इज ए वर्चुअल पॉइंट where mass of a body or system is assumed to be concentrated it is a virtual point where mass of a body or system can be assumed to be concentrated. इसकी जगह can be लिख दीजिए, can be assumed to be concentrated। लिख लिया इतना? टू या फिर अंग्रेजी थोड़ा सा, टू मत लिखिए, इस तरीके से लिखते हैं अपन, सच दैट लिखिए, सच दैट द पॉइंट मास क्या रहेगा कि अपन ने बॉडी का शेप वगैरह हटा दिया, सारा मास उसका कहां पे मान लिया, एक पॉइंट पे, और एक पॉइंट मास आ गया। सच दैट पॉइंट मास बिहेव्स इन सिमिलर वे as the body or system would have behaved, as body or system would have behaved for external forces in translatory motion, लिख लिया? समझ आया कुछ? अंग्रेजी थोड़ी जटिल है इसकी, मतलब बड़ा आसान है। ये मैं कल की क्लास में भी समझा रहा था कि एक मेथड है ना, ये अकेला मेथड नहीं है चीजों को समझने के लिए, पर ये एक अच्छा मेथड है जिसमें कि आप पूरी बॉडी को क्या मान सकते हैं, पॉइंट मास, पर ये हर जगह काम नहीं करता, इसलिए कंडीशन लिखी हुई है। अब ऐसे तो किसी का मन करेगा तो यहां मान लो, सपोज मेरा सेंटर ऑफ मास आप ढूंढेंगे, कोई बोलेगा भाई यहां मान लो सेंटर ऑफ मास खुद का, कोई बोलेगा कहीं और मान लो, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। कोई यूनिक पॉइंट होना चाहिए जिसकी मोशन उस बॉडी की कौन सी मोशन को बताए, ट्रांसलेटरी मोशन अंडर एक्सटर्नल फोर्सेस, हाँ या ना? तो हम ढूंढेंगे, कैसे ढूंढते हैं समझेंगे, ओके। बट अगर ढूंढ लेंगे तो फिर मुझे एंटायर बॉडी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उस पॉइंट को ही कंसीडर करूंगा। ये बात आपको समझ आ रही है? तो जब बॉडी मिक्स्ड मोशन करती है, मिक्स्ड मतलब रोटेट भी हो रही है और ट्रांसलेट, जैसे मैं उस स्पिनर की जो बॉल की अपन बात कर रहे थे कि वो घूम भी रही थी और आगे भी जा रही थी, ऐसी मोशन को समझने के लिए हम उसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया करेंगे। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से मुझे उसकी कौन सी मोशन मिल जाया करेगी, ट्रांसलेटरी, एंड मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास से मुझे क्या मिल जाया करेगी, रोटेटरी, और दोनों को सुपर इम्पोज कर देंगे तो मुझे बॉल की एक्चुअल जर्नी मिल जाएगी। आप समझ पा रहे हैं क्या? तो रोटेशन चैप्टर में भी इसका बहुत काम है, क्योंकि मिक्स्ड जो मोशंस रहेंगे जिनमें ट्रांसलेशन भी है रोटेशन भी है, तो हम ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा करेंगे, वही मेरा हो गया ट्रांसलेशन ऑफ एंटायर बॉडी, एंड रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, कि जो इंसेक्ट सेंटर ऑफ मास पे बैठा है उसे सारे पार्टिकल सिर्फ क्या करते हुए दिखेंगे, रोटेशन, घूमते हुए दिखेंगे, आगे पीछे जाते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां हम उस बॉडी के सारे मास को कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, माइंड होता नहीं है। सेंटर ऑफ मास पे मास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता, ओके। ऐसी ऐसी शेप्स भी हैं जिनके सेंटर ऑफ मास पे सच में कोई मास नहीं है, वो हवा में है, पर वो क्या है,
सेंटर ऑफ मास, कि उस हवा वाले पॉइंट की मोशन आप स्टडी करिए तो वो किसके मोशन को डिपिक्ट करेगा, बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन को। ठीक है, तो पहले तो ये आपके अगर कंफ्यूजन हैं या ये ऐसा ऐसा लगता है कि सेंटर ऑफ मास पर सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ये गलत है। सेंटर ऑफ मास पर सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है, क्या समझने के लिए, ट्रांसलेटरी मोशन अंडर एक्सटर्नल फोर्सेस। सिंपल है, एक्सटर्नल फोर्स पे एंटायर बॉडी जैसे बिहेव करेगा वैसे वो सिंगल पॉइंट मास भी करेगा। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए रॉड में, याद है? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए रॉड हमने प्रॉपर डेफिनेशन से फाइंड की थी भाई, की थी कि नहीं, कि अगर इसे u जीरो मान लिया, इसका मास m है, लेंथ l है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भाई हाफ mgl आती है कि नहीं? और वही आंसर मुझे इससे भी मिल जाता है, जैसे कि रॉड का सारा मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर रख दूं मैं, जिससे ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, l/2, ग्राउंड लेवल की पोटेंशियल को हम जीरो ट्रीट कर ले, तो भाई इस पॉइंट मास की भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है? तो मैं बोलता हूं कि दिस पॉइंट मास इज बिहेविंग सिमिलर टू द रॉड इन कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? खिड़की बंद कर लो, बाकी सारी बंद है। चलो ठीक है, इधर ध्यान देते हैं। ऑलराइट, अब अगला ही मुद्दा ये उठता है कि भाई ठीक है, हमने सोच लिया कि कोई ऐसा पॉइंट हम ढूंढते हैं अब जिससे कि सारी बॉडी का ट्रांसलेटरी मोशन स्टडी किया जा सके। ठीक है, अब वो पॉइंट मिलेगा कहाँ? अब ये सवाल यही उठता है कि हाउ टू लोकेट सेंटर ऑफ मास। सो ये हमारा अगला टास्क है, हेडिंग बना लेता है। आपको नीड समझ में आई? ये बहुत जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास से हम क्या कर सकते हैं, क्या फायदा क्या है इसको पढ़ने का। तो फायदा है, क्योंकि हमारा दिमाग एक टाइम पर बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाता है, हमें उन्हें तोड़ के देखनी पड़ती है कि अच्छा एक बार के लिए इस पर फोकस करते हैं। आप समझ रहे हैं क्या? देखो ज्यादा ही नॉइज लेवल हो गया। बंद है, बंद है। कौन सी? एक्चुअली खिड़की नहीं, यहाँ पे ये बड़ा सा होल भी है। साउंड exhibit the phenomena of diffraction a lot। आपने कहावत सुनी है, दीवारों के कान होते हैं, ये क्यों नहीं बोलते दीवारों की आंखें होती है? क्योंकि आप बंद कमरे में कुछ बात कर रहे हैं तो भी पड़ोस के कमरे में सुना जा सकता है। बंद कमरे में आप बल्ब ऑन करके रखे हैं, पड़ोस के कमरे में पता नहीं चलेगा कि यहाँ लाइट ऑन है। उसकी परेशानी ये है कि लाइट वेव्स कॉर्नर्स पे ज्यादा बेंड नहीं होती, जबकि साउंड वेव्स कॉर्नर्स पे बहुत बेंड होती है। इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, पढ़ेंगे हम। एनीवे, तो आप लोग कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं? ठीक है। तो हमारा अगला टास्क है लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हेडिंग बना दीजिए, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वैसे कौन सा गाना बजा रहा है? जो भी है अच्छा है, नहीं? लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास हम तोड़ के पढ़ेंगे वापस से। पहले हम सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए ना। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का क्या मतलब होता है? आप लोग जानते हैं डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस में क्या फर्क है? सुना है पहले कभी? नहीं सुना है? डिस्क्रीट का मतलब है अलग अलग लोकेशंस पे कुछ मासेस रखे हुए हैं। जैसे इस क्लास में अगर मैं हर एक को एक, आप लोगों के साइज को निग्लेक्ट कर दूं, ठीक है, सबको क्या मान लूं, एक पॉइंट मास, तो फिर मैं क्या सोचूंगा कि भाई यहाँ पे एक पॉइंट मास है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट मास है, बीच में कोई मास नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये अरेंजमेंट कैसा अरेंजमेंट है? डिस्क्रीट। यस, जबकि हम अपनी बॉडी को कंप्लीटली सोचें तो बॉडी के हर पोर्शन में कुछ ना कुछ क्या है, मास है। तो सच में तो हमें कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यस और नो। पर अगर अर्थ और हम को देखें तो हम ऐसे लगते हैं जैसे कि ह्यूमंस आर डिस्क्रीट मास अरेंजमेंट और अर्थ क्या है, कंटिन्यूअस मास अरेंजमेंट है। तो ये रिलेटिव है।
आप समझ रहे हैं? तो बाय डिस्क्रीट व्हाट आई मीन इज कि suppose at x equal to 1 there is 1 kg mass placed, at x equal to 3 4 kg is placed, at y equal to 5 7 kg is placed. So that 7 kg is completely located at a single point. This is discrete arrangement. And continuous, this marker, say I say marker has a mass of 20 gram, okay, and length of some 15 centimeter. So you cannot say कि ये 20 ग्राम कहाँ प्लेस्ड है, हाँ या ना? और ना ही आप ये बता सकते हैं कि इस मार्कर की टिप के पास कितना मास है, एंड के पास कितना मास है, बीच में कितना है, ये सब भी हम नहीं बता सकते क्योंकि ये कितने सारे पॉइंट मासेस से मिलके बना है, इनफाइनाइट। और जब इसके इनफाइनाइट टुकड़े कर देंगे तो हर टुकड़े का मास कितना आएगा, टेंडिंग टू जीरो, जिसे डीएम लिखते हैं हम। थोड़ी सी बात हम किसमें कर चुके हैं इन सब चीजों की, पोटेंशियल एनर्जी जब मैं बता रहा था, हाँ या ना? तो पहले हम समझते हैं लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम। अब समझ गया डिस्क्रीट क्या है? तो चलिए लिख लीजिए हेडिंग। तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले हमने लिख लिया, अब इसके अंदर ही सब पॉइंट बना लीजिए। पहला, फॉर डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, अभी उस फॉर्मूले को हम प्रूफ नहीं करेंगे, हम मान लेंगे कि उस फॉर्मूले से जो पॉइंट मिल रहा है उसे ही थोड़ी देर के लिए या कुछ क्लासेस के लिए क्या मान के चलेंगे कि वो क्या है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मतलब ये काउंटर प्रूफिंग टाइप का है कि लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास, फिर हम बॉडी पे फोर्स लगा देंगे और बॉडी की जो एक्चुअल ट्रांसलेटरी मोशन में उसके पास जो एक्सेलरेशन आ रहे हैं, अगर वही फोर्स लगाने से इस पॉइंट के पास भी वही एक्सेलरेशन आ रहे हैं, बॉडी का जो टोटल मोमेंटम है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, उतना ही टोटल मोमेंटम ये पॉइंट भी कैरी कर रहा है, तो हमारा क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा कि यही पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ओके, तो पहले हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, मैं आपको एक एवरेज वाला फॉर्मूला बता रहा हूं कि हाउ टू लोकेट सेंटर ऑफ मास। इट्स बेसिकली एवरेजिंग एंड इट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। नॉर्मल एवरेज होता है जिसमें हम सबको इक्वल वेटेज दे देते हैं, जैसे आपके तीन सब्जेक्ट का आपने टेस्ट दिया, तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दे दूं तो आप एवरेज मार्क्स निकाल सकते हैं अपने एक पेपर में। क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट है, जरा जोर से बताइए, कुछ वैसा ही हम करने वाले हैं। तीनों के मार्क्स इंडिविजुअली ऐड करते हैं और जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट थे उससे डिवाइड करते हैं, है ना? मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, हाँ या ना? थोड़ी देर के लिए मैं आपसे एक एग्जांपल उठा लेते हैं। मान लीजिए सब 100 नंबर के थे, मेंस का पेपर ले लेते हैं अपन, ठीक है। मान लीजिए किसी बच्चे के 70 नंबर मैथ्स में आए हैं, ठीक है। फिजिक्स में उसके चलो 80 नंबर आए हैं और केमिस्ट्री में उसके 50 नंबर आए हैं। बिल्कुल रैंडम उठाए हैं, ठीक है। ओके, मैं बोल दूं कि भाई वेटेज बता रहा हूं, अगर सबका वेटेज 111 दे दो, यानी सबको इक्वल वेटेज दे दो, तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। इक्वल वेटेज दे दिया तो एवरेज क्या आएगा, एवरेज मार्क्स आप बड़े आसानी से बता सकते हैं, 70 प्लस 80 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 4, कितने हो गए टोटल ऐड करके? मैं सुनाई नहीं दे रहा, मैं खुद ही ऐड कर लेता हूं। माइंड कभी कभी बहुत ब्लॉक हो जाता है, एडिशन भी नहीं करता हूँ। क्या ये आगे मैंने टोटल मार्क्स टेकिंग द इक्वल वेटेज, यस एवरेज मार्क्स। अब अगर मैं बोलूं टेक मैथमेटिक्स का वेटेज आप ले लीजिए से 40%, टेक वेटेज ऑफ फिजिक्स एज कितना लेना है बोल दो, 30, ठीक है। और केमिस्ट्री का वेटेज ले लीजिए आप, कितना बच गया? अच्छा, जरूरी नहीं है इनका समेशन 100 ही हो, जरूरी नहीं है इनका समेशन 100 ही हो, पर चलो ठीक है। मैं कुछ डिफरेंट लेना चाह रहा था, तो 40 और 20 60 ये भी काम नहीं करेगा, तो 10 और कितना बचा, 50। चलो मैंने 100 ही समेशन कर दिया। अब निकालो एवरेज, कैसे निकालोगे? 70 इंटू 0.4 प्लस
बोलो 80 इंटू 0.1 प्लस 50 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 3। कुछ समझ आ रहा है क्या आपको? हाँ, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? ये है क्या? ये है कि भाई तीनों को इक्वल वेटेज क्या होता है कि 33%, 33%, 33% दे देते हैं कि भाई तीनों का इक्वल वेटेज है। जैसे क्या करता है अपना मेंस, मान लो किसी बच्चे के टोटल मार्क्स सेम हो गए दो स्टूडेंट्स के, अब उनको रैंक कैसे दें? या तो सेम रैंक दें, तो फिर क्या चेक करते हैं? मैथ्स को वेटेज से, ये रूल पहले ही लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ टाई किसका स्कोर पहले चेक करेंगे? मैथ्स का। फिर किसका चेक करते हैं? फिजिक्स का। फिर किसका चेक करते हैं? केमिस्ट्री का। प्रोबेबली दे डोंट वांट इंजीनियर्स टू बी वेरी गुड इन केमिस्ट्री एनीवे, बट सिलेक्शन के लिए जरूरी है। ओके एनीवे, तो ये होता है वेटेज। अब समझ रहे हैं क्या? यहाँ सबसे फायदे में कौन रहेगा? जो केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर लाया होगा। और सबसे घाटे में कौन रहेगा? जो फिजिक्स में फुल मार्क्स भी ले आया तो भी काउंट फिजिक्स का सिर्फ कितना हो रहा है? 10%। अरे हाँ है ना, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, दिस इज, ये हो गया वेटेड एवरेज कि आपने सबको 111 से मल्टीप्लाई ना करने की बजाय किन्हीं और नंबर से मल्टीप्लाई किया है। यस, बिल्कुल ऐसा ही हम किस में करने वाले हैं? सेंटर ऑफ मास में। देखिए कैसे। अच्छा, सांख्यिकी मैथ्स का एक ब्रांच होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको स्टैटिस्टिक। सुना है? इसमें इसी सबके साथ खेलते हैं कि मीन निकालो, फिर एवरेज निकालो, बहुत कुछ होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, डिविएशन होता है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वो नंबर्स ही तो है। ठीक है, खैर उसमें एक वेटेड एवरेज टर्म भी होता है। अब यहां पे देखो सब लोग, मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें एक मास प्रेजेंट है m1, ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, हियर इज ओरिजिन, एक्स वाई जेड एक्सेस होंगे। मैं वेक्टर के टर्म में लिख रहा हूं कि ये हो गई पोजीशन वेक्टर ऑफ m1। ठीक है, यहां एक मास प्रेजेंट है m2, इसकी पोजीशन वेक्टर हो गई कितनी? r2। और ऐसे करके मेरे पास n डिस्क्रीट मासेस हैं। नंबर ऑफ मासेस कितने हैं? n। ठीक है, और ऐसे करके मेरे पास यहां पे एक मास प्रेजेंट है, बीच में बहुत सारे मासेस हैं, मैं डायरेक्ट mn पे पहुंच जा रहा हूं। ओके, और इसकी पोजीशन वेक्टर कितनी हो गई? rn। तो ये जो सिस्टम ऑफ मासेस है, सिस्टम ऑफ n डिस्क्रीट मासेस, उसका सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स या पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं? मान लीजिए आरसीएम इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेम ओरिजिन। ओरिजिन वही है, तो आरसीएम कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं अपन m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू mn rn डिवाइडेड बाय m1 plus m2 up to mn. Let me tell you what we are doing here. We are taking weighted average of positions. Are we? Yes, we are taking weighted average of positions. We are giving more value to the position where mass is more. नहीं समझे? जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए Rn बहुत दूर है, मतलब Mn बहुत दूर रखा हुआ है ओरिजिन से, Rn की वैल्यू कुछ 1000 में है मैग्नीट्यूड, पर Mn की वैल्यू कुछ 1 ग्राम है। M2 काफी पास रखा है, पर M2 का वैल्यू 1 टन है, 1000 किलोग्राम है, और R2 बहुत छोटा है। तो आप समझ रहे हैं दोनों में क्या फर्क आएगा? इसकी पोजीशन वेक्टर बहुत बड़ी होते हुए भी इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? कम रहेगा, क्योंकि उसका मास क्या है? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो हमने सारी पोजीशंस को इक्वल वेटेज नहीं दिया, हमने उस पोजीशन को ज्यादा वेटेज दे दिया जिसके पास ज्यादा मास है। तो हमारा मानना यह है कि बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन में ज्यादा डिसीजन मेकिंग वो पार्ट करेगा जिसके पास ज्यादा मास है। ठीक भी लगता है सुनने में, पर हम आगे से वेरीफाई करेंगे कि ये ठीक है। ऑलराइट, तो ये समझ में आ गया फॉर्मूला क्या है? अभी मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, अभी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया कि इससे जो निकलता है वही सेंटर ऑफ मास क्यों है, पर मान लेते हैं इससे कुछ तो निकलेगा। क्या है इसकी डायमेंशन? पोजीशन जैसी ही है इस टर्म की डायमेंशन। ये जो टर्म राइट हैंड साइड में लिखा है, क्या वो पोजीशन ही है? यस, क्योंकि आप मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मास से क्या भी कर रहे हैं, तो एट द एंड बचेगा तो पोजीशन ही।
I hope you are understanding that point here. All right. So this is your RCM, जिसे आप summation लिख सकते हैं sigma. You understand this symbol, yes? I varying from 1 to n, mi ri divided by sigma mi. Yes? कोई आपत्ति? ठीक है. अच्छा, ये हो गया आरसीएम, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. इसी के साथ हम क्या लिख सकते हैं? एक्ससीएम लिख सकते हैं, वाईसीएम लिख सकते हैं और जेडसीएम लिख सकते हैं. कैसे? देखो, आप पोजीशन वेक्टर्स को कोऑर्डिनेट के टर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? सपोज इसके कोऑर्डिनेट हो गए कितने? x1 y1 z1. इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2 z2. इसके कोऑर्डिनेट हो गए xn yn zn. तो आप R1 को क्या लिखोगे? x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप. Rn को क्या लिखोगे? xn i कैप प्लस yn j कैप प्लस zn k कैप. यहाँ पे पुट करेंगे तो RCM को लिख सकता हूँ xCM i कैप प्लस yCM j कैप प्लस zCM k कैप. और जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी इक्वल होते हैं. x कंपोनेंट x के साथ, y के साथ, z के साथ होते हैं कि नहीं होते हैं? पक्का. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि xcm विल बी सिग्मा ऑफ mi xi I varying from 1 to n divided by sigma mi. Does this make sense? या फिर मैं एक्सपेंड करके बताऊं? समझ में आ रहा है? आप कुछ नहीं करना है, आप हर एक पोजीशन वेक्टर में लिखते जाओ x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप. तो मैं i कैप वाले टर्म एक साथ कैसे निकालूंगा? m1 x1 यहां से आएगा, m2 x2 यहां से आएगा, mn xn यहां से आएगा. वो सब कुछ i कैप के साथ, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ j कैप के साथ आएगा कि नहीं आएगा? और ये सब में कॉमन ही रहेगा नीचे डिनोमिनेटर में. तो यहाँ का x कंपोनेंट i के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, यही तो मिलेगा. मिलेगा कि नहीं? मतलब समझ आ रहा है? रटना नहीं है ऐसे, है ना? मतलब समझिए. फिर YCM बोलिए कैसे लिख सकते हैं? कम ऑन. डिवाइडेड बाय I varying from ZCM बोलिए समेशन ऑफ mi डिवाइडेड बाय I varying from. क्लियर है सबको ये? ठीक है. पहले कैटेगरी के क्वेश्चंस यहाँ पे सिंपल बनते हैं. आपको मासेस दे देंगे, उनकी लोकेशंस बता देंगे और पूछेंगे क्या बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है. सिंपल. यस और नो. प्योर मैथ्स कर रहे हैं अभी, इसमें कुछ फिजिक्स नहीं है. फिजिक्स बाद में लाएंगे कि यही पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मास, और उससे फिर क्या फिजिक्स कर सकते हैं बाद में. अभी तो हम क्या कर रहे हैं? सिंपल मैथ्स कर रहे हैं, टेक्निक सीख रहे हैं उसको लोकेट करने की. बाद में उसका एप्लीकेशन समझेंगे आप. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. Can you solve such questions? There is a mass of 1 kg placed at 3, 4, 5, 7 kg at certain other coordinate, another mass at some other coordinate. Find coordinate of center of mass. Can you solve? Okay, first note this down. तो कितने लोगों का ये मेजर टेस्ट उनके एमटी मेजर टेस्ट 1 से अच्छा रहा है? ओके. I'm not asking from the marks perspective only, their experience perspective. कि लाइक मेजर टेस्ट 2 में थोड़ी फील आई कि हम टेस्ट दे रहे हैं, कुछ पढ़ा है, हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं. अच्छा, धीरे धीरे आ जाएगा, आप लगे रहिए. ये तो हार्ड ट्रूथ है कि इस बार के जो बैचेस हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग 2 साल पुराने जो बैचेस थे उनसे कम ही है. बात ये नहीं कि बच्चे कमजोर है, पर और इसमें ऐसे लोग एडवांटेज ले जाते हैं जो थोड़े सीरियस रहते हैं स्टार्टिंग से. भले ही वो उतना अच्छा ना सोच पाते हो, पर वो सीरियस थे तो वो एडवांटेजेस पोजीशन में चले जाते हैं. और जो अच्छा सोचते हैं पर उन्होंने सोचा ही नहीं है, वो पीछे रह जाते हैं. तो जो भी आपकी कमियां रह गई हैं उनके साथ वर्क करिए. खुद अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आइए टीचर के पास, उससे टाइम लीजिए, मिलिए, शॉर्ट आउट करिए उसे. ओके.
देखो हो सकता है चीजें ज्यादा स्ट्रिक्ट हुई तो कंप्लीट ब्रेक लगाना पड़े हमें 28 तारीख तक, तो फिर सेंटर ऑफ मास भी ऑनलाइन पढ़ने को मिलेगा। बट आई होप कि अभी का जो ऑनलाइन है वो आप पहले से बेहतर करेंगे, है ना। डेली का डेली देखना है, अभी आदत हो गई है ना सुबह क्लासेस आने की। ठीक है, तो एक दिन पीछे चलेंगी चीजें डेफिनेटली, कि आज की जो रिकॉर्डिंग है वो आप कब देख रहे होंगे, कल। पर आपके लिए तो वो प्रेजेंट वही रहेगा। ठीक है, तो डिसिप्लिन के साथ देखिए, अगर ऐसा होता है तो, नहीं हुआ तब तो कोई इशू नहीं है। और जो होमवर्क वगैरह दिए जाएंगे डिस्कशंस में, फुल्ली पार्टिसिपेट करिए। ओके, और ये जो पेपर्स हैं इनके सॉल्यूशन खुद की हैंडराइटिंग में मेंटेन करिए, इनके साथ स्टेपल कर दीजिए। ओके, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है पेपर सॉल्व करना। मिटा दूं? क्या इसमें कुछ रटने जैसा है? फिलहाल काफी नेचुरल सा है ना ये फॉर्मूला, याद हो जाएगा। ओके, तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं इसी पे। कोई मुझे ये बता सकता है कंटिन्यूअस मास सिस्टम में ये फॉर्मूला कैसे बदल जाएगा? समेशन सबसे पहली बात किस में चला जाएगा? इंटीग्रेशन में। आपको पता है बहुत छोटे छोटे बहुत सारे टर्म ऐड करना ही तो क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। और हर टर्म की वैल्यू अगर पता है और उनको ऐड करना समेशन है, हाँ या ना। तो ये टर्म सिग्मा जो है वो एस में बदल जाएगा, हाँ या ना, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, एम की जगह डीएम आ जाएगा, आर तो आर ही रहेगा, तो क्या है बन जाएगा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डीएम। क्या कैंसिल कर देंगे डीएम डीएम, है ना। तो बस वो हो गया फॉर्मूला किसके लिए? कंटिन्यूअस के लिए। बाद में देखेंगे, फिलहाल इस पे अपन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो कैन वी, सब लोग बिल्कुल स्पीड के साथ सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो जितना जल्दी कर लेंगे उतना अपन आगे बढ़ जाएंगे जल्दी से। तो क्वेश्चन ये है, एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, उसके वर्टेक्स पे या कॉर्नर्स पे पॉइंट मासेस रख दिए। ठीक है, मान लीजिए इधर मैंने 2 kg रख दिया, इधर 1 kg रख दिया, और इधर 3 kg रख दिया। ओके, तो मैं जानना चाहता हूं व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 1 kg। क्वेश्चन समझ रहे हो क्या पूछ रहा हूं मैं? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 1 kg मास। हाँ, मुझे बिल्कुल इसकी साइड लेंथ बतानी पड़ेगी। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और इसकी हर एक साइड की लंबाई चलिए कुछ 4 मीटर ले लीजिए। हर एक साइड कितनी लंबी है? 4 मीटर। इट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन टू यू। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 1 kg। फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स के लिए पहले क्या सोचना पड़ेगा? ओरिजिन। कहीं तो लेना पड़ेगा ना। अब ये आपकी चॉइस है कि आप ओरिजिन कहाँ मानते हैं, इस पे इस पे इस पे या कहीं और, उससे मेरे आंसर को फर्क। पर एक इंटेलिजेंट चॉइस होगी कि जिससे डिस्टेंस पूछ रहे हैं ना उसी को क्या मान लो, तो जो आर मिलेगा सीधा वही आंसर हो जाएगा मेरा, हाँ या ना। ठीक है, तो दो तरीके के सवाल बनते हैं यहाँ पे। एक तो वो खुद ही एक्सिस और ओरिजिन दिखा देते हैं, आप बताओ सेंटर ऑफ मास। नहीं देते हैं तो आपकी चॉइस है। तो इट्स योर चॉइस कंप्लीटली कि आप किसे ओरिजिन लेना चाहते हैं। ओरिजिन लो, फिर पोजीशन वेक्टर्स लिखो या कोऑर्डिनेट्स लिखो, फॉर्मूला लगाओ।
सर वेक्टर में बताना है कि मैग्नीट्यूड? डिस्टेंस पूछे है मैंने। जैसा आप अभी परफॉर्म करते हो ना क्लास में, एग्जैक्टली वैसे ही पेपर में करते हो। और जो डाउट्स आपको यहाँ आते हैं वही किस में आते हैं, पेपर में। बट आप यहाँ पूछते नहीं हो, इसलिए पेपर में परेशान होते हो। सर रूट 212 कितना? रूट 212 रूट 212 212। हाँ, तुम क्या पूछ रहे हो? मतलब ट्रायंगल ऐसे भी तो हो सकते हैं या कोऑर्डिनेट के। बिल्कुल, सोचो सोचो सोचो, वैलिड डाउट है। अगर ट्राइंगल टेढ़ा हो सकता है तो मेरी एक्सेस भी तो टेढ़ी हो सकती है, किसी ने रोका थोड़ी है मुझे। हाँ, बस दोनों एक्सेस के बीच में एंगल 90 डिग्री रखना है। क्या एक्स एक्सेस ऐसे नहीं बना सकता मैं, ऐसा टेढ़ा लाइन? वो टेढ़ा तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप रूम को रेफरेंस ले रहे हैं। अरे हाँ, है ना? वो इंडिपेंडेंटली तो एक स्ट्रेट लाइन है ना। करूँ सवाल? अच्छा, मैं ये भी सवाल पूछ सकता था कि इसके कोऑर्डिनेट 103 है, उसके 256 है। उसमें तो कुछ था नहीं, वो तो कर ही लेते ना। हाँ, चलो इधर, काफी समय हो गया, ध्यान इधर। ओरिजिन की चॉइस मेरे पास है, यहाँ पे क्वेश्चन ने डिफाइन नहीं किया है। तो ये सिंपल लॉजिक बोलता है कि जिससे डिस्टेंस निकालनी है उसे ही क्या मान लो, ओरिजिन। ठीक है, ज्यादा स्मार्ट बनने का कोई खास फायदा नहीं है, आंसर तो वही निकल के आना है ना। तो ओरिजिन ये हो गया। अब बात आती है कि इन दोनों को पोजीशन वेक्टर देनी पड़ेगी, उसके लिए एक्स वाई एक्सिस माननी पड़ेगी। अब आप चाहो तो अपनी एक्स एक्सिस ऐसे मान सकते हो और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन वाई एक्सिस ऐसे मान सकते हो, पर वापस से ये स्मार्टनेस दिखाने की कोई जरूरत। आप ट्राइंगल की एक साइड को एटलीस्ट क्या मान लो, तो दूसरी देखते ही रहेंगे। हाँ, ये नहीं हो सकता कि दोनों साइड ही उसके दो एक्सेस हो जाए, वो गलती हो जाएगी। पर एक साइड को तो एक्स एक्सेस मान सकते हैं ना। ओके, सो किसी भी एक साइड को मान लो। तो चलो मैं ये 1 3 वाली जो लाइन है उसे ही क्या मान लेता हूँ, एक्स एक्सेस। जैसे मैंने इसे एक्स एक्सेस माना, मेरे दो मासेस के कोऑर्डिनेट तो फटाफट मिल गए मुझे। ये तो 0 ही 0 हो गया और ये 4,0 हो गया, हाँ या ना। ट्राइंगल एक प्लेनर ज्योमेट्री है कि नहीं? क्यूब होता तो मुझे तीनों एक्सेस लेनी पड़ती। तो ट्राइंगल है तो एक्स वाई एक्स जेड इनसे ही काम चल जाएगा। अब कोई आपत्ति नहीं, आप जेड मानो या वाई मानो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं वाई ही मान लेता हूं। अब मैंने एक्स ड्रॉ कर दिया तो वाई की चॉइस नहीं बची मेरे पास। अब वाई पक्का ऐसा ही बनेगा, हाँ है ना। तो अब वाई एक्सेस ये हो गया। इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। कौन सा ट्राइंगल है ये? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट भी करता है। एंगल बाइसेक्टर भी होता है, मीडियन भी होता है, सब कुछ होता है ना ये दो इक्विलेटरल ट्राइंगल में। छोटा सा मैथ से इतना कुछ खास नहीं है। ये इक्वल है तो ये कितना आएगा, 2 मीटर। ये कितना है, 4 मीटर। पाइथागोरस लगा दो या फिर साइन कॉस लगा दो सीधा सीधा। ये मेरे पास 4 मीटर है, ये 60 डिग्री है, तो ये 4 साइन 60 हो जाएगा। अरे मुश्किल है क्या ये? नहीं, सीधा सीधा। ये अपोजिट हाइपोटेनस, तो अपोजिट विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा, यस और नो? सो आई कैन राइट इट एज 4 साइन 60 और आई कैन राइट इट एज 2 cot 60। कैसे भी लिख सकते हैं, आप समझ रहे हैं? या फिर कुछ नहीं तो क्या लगा दो, पाइथागोरस। मुझे चाहिए ये डिस्टेंस। यस, एक्स कोऑर्डिनेट तो पक्का कितना हो गया इसका, 2। वाई कोऑर्डिनेट हो गया 4 साइन 60 यानी कि 2√3। वंस आई एम डन विद दिस, अब तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, यस और नो? अब गलती से बचने के लिए आप अपने m1 m2 डिफाइन कर लो। इसे मैंने 1 बोल दिया, इसे 2 बोल दिया, इसे दिमाग गलती कर देता है। हम कभी कभी 1 kg को इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसीलिए पीस ऑफ माइंड मेंटेन करिए और उनको नंबर दे दीजिए, ठीक है? अब लिखते हैं अपन आरसीएम। मैं सजेस्ट करूंगा वेक्टर में निकाला करो, क्योंकि अलग अलग एक्स वाई जेड नहीं लिखने पड़ेंगे, उसी एक लाइन में आंसर आ जाएगा, या सुनो। तो आरसीएम बोलो, m1 मैंने कितना माना है, 1। उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, 0i0j। प्लस 2 मैंने किसे माना है, 3 kg को, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, 4i प्लस 0j। 3 मैंने किसे माना है, 2 को, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, 2i प्लस 2√3j, हाँ या ना? नीचे सबका समेशन
अब और पागलपन क्या होता है यहाँ पे, लोग इसका मास भी नहीं लिखते, उनको लगता है ये तो ओरिजिन पे है, नीचे तो आएगा ना वो, है ना। तो अब आरसीएम बोलो क्या हो गया, 12 और 4 16, फिर इधर कितना बचा, 4√3 जे कैप डिवाइडेड बाय 6, जैसे आप लिख सकते हैं 8 आई प्लस 2√3 जे बाई 3। ये तो आ गई पोजीशन वेक्टर। आपको डिस्टेंस चाहिए, मतलब इसका क्या चाहिए, मॉड। कोऑर्डिनेट पूछता तो क्या लिखते हैं, 8/√3 कॉमा 2√3/3। कोऑर्डिनेट XCM कॉमा YCM क्या आता है आपके पास, 8/3 कॉमा 2√3/3, हाँ या ना, कोई दिक्कत। मॉड निकालना है इसका, मॉड कितना लिखोगे, मॉड RCM इक्वल टू 1/3 तो बाहर लिखोगे भी तो 9 आएगा, वो तो बाहर ही आ जाएगा ना। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2√3 का स्क्वायर 12 इंटू 3 36 ना, नहीं गड़बड़ हो गया, 12 ही आएगा, 12 ही आएगा, 4 इंटू 3, यस। तो क्या आ गया आंसर अपने पास, रूट ऑफ 76/3। इसमें से कुछ बाहर आ जाएगा, 4 का एक फैक्टर आप निकालना चाहो तो कितना रह जाएगा, ये 9 बचेगा यहाँ पे, 19 बचेगा, ओके। और बाहर क्या रहेगा, 2, हाँ सही बात है, 19 4 76, ओके समझ गए। टफ था क्या ये, हो जाने हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो चलो आज तो मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, आज का आपका होमवर्क है क्या अटेम्प्ट करके आना है पेपर 2 और मेंस और पेपर 1 के सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। लेके भी आइए यहाँ पे, मैं चेक भी कर सकता हूँ। इज दिस ओके, आई एम रियली सीरियस। आप अगर लेके नहीं आए तो फालतू में बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, लेके आइए। ऑलराइट, और हाँ अब हम मीन वाइल फटाफट से वर्क का जो हमारा डिस्कशन पार्ट बचा है उसे भी हम कवर अप करना चाहेंगे। तो कल की क्लास में तो मैं सिर्फ पेपर 2 ही डिस्कस करूंगा, बाकी सेंटर ऑफ मैथ्स पढ़ाऊंगा। परसों की क्लास का होमवर्क अभी बता दे रहा हूं मैं। परसों की क्लास में मैं एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3 ऑफ पेज बुकलेट वर्क पावर एनर्जी, आई होप 2 तो आप पहले ही कर चुके होंगे, 3 भी दिया था मैंने वैसे होमवर्क, नहीं किया है तो आज का दिन है आपके पास, कल का दिन है, परसों हम डिस्कस करेंगे उसे। हाँ सेकंड मैंने उस दिन किया था, पर अभी भी किसी को डाउट रहेगा है तो पूछ सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।